हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अलग चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग नाम सुनते ही हमारे मन में आता है, क्या आता है? पैसों का लेन देन। अर्थात पैसे जमा करना है तो कहाँ जमा करते हैं हम लोग? अक्सर पैसे बैंक में जमा किया जाता है। और अगर पैसे प्राप्त करना है तो बैंक से लोन के रूप में प्राप्त करते हैं। अर्थात बैंक उसे कहते हैं जिसमें सामान्य जनता द्वारा पैसे को जमा किया जाता है और कुछ साहूकारों या व्यापारियों या अन्य व्यक्तियों को कुछ ब्याज पर उधार दिया जाता है, वह बैंक कहलाता है। बैंक के और क्या क्या कार्य हैं? बैंक के कार्य हैं मुख्यतः जमाकर्ता से धन प्राप्त करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा लॉकर उपलब्ध कराना, चौथा यात्रा चेक व विदेशी मुद्रा यात्रियों को उपलब्ध कराना और विभिन्न प्रकार की खाता खोलना। ये बैंक के कार्य हैं। और बैंक की सुविधाएं क्या क्या हैं? बैंक की सुविधा यह है कि आज के जमाने में इंटरनेट के कारण कभी भी अविलंब एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत पैसे का ट्रांसफर किया जा सकता है। और एटीएम के माध्यम से 24 घंटे हम अपना पैसा कहीं पर भी निकाल सकते हैं। ये बैंक की सुविधाएं हो गई। अब बैंक का खाता कैसे खोला जाता है? तो बैंक एक आवेदन पत्र देता है, आवेदन फॉर्म देता है जिसके जरिए हमको खाता खोलना होता है। उसके साथ अपना एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जमा करना होता है और साथ ही साथ बचत बैंक के लिए कुछ न्यूनतम राशि भी जमा करनी होती है। तो इस प्रकार से खाता खोला जाता है। और बैंक के खाते के प्रकार कौन कौन से हैं? बचत बैंक खाता है, चालू खाता है, सावधि जमा खाता है, आवर्ती जमा खाता है, वरिष्ठ नागरिक जमा खाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नो फ्रिल्स अकाउंट्स है। इस प्रकार से अनेक बैंक खाता हैं। तो इन सब में हम मुख्य रूप से देखने वाले हैं आज की बचत बैंक खाता को। बचत बैंक खाता, बचत बैंक खाता अर्थात सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट या बचत बैंक खाता हमें बचत करने को प्रेरित करती है। अर्थात कुछ कुछ पैसे धीरे धीरे करके हम अपने बैंक अकाउंट में बचत के रूप में जमा करते जाते हैं, इसलिए इसका नाम है बचत बैंक खाता। बचत बैंक खाता में ब्याज की गणना कैसे होती है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बचत खाते में ब्याज की गणना कैसे करते हैं। तो इसके लिए नियम इस प्रकार है। पहला, किसी महीने की ब्याज उस महीने के 10वें दिन और अंतिम दिन के बीच की न्यूनतम शेष राशि पर लगाया जाता है। दूसरा, प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक ही की गई जमा राशि पर ब्याज की गणना की जाती है। तीसरा, किसी महीने की 10 तारीख से अंतिम तारीख के बीच की न्यूनतम राशि को 10 के गुणक के रूप में लिया जाता है। चौथा, सभी महीनों के ब्याज योग्य राशियों का योग किया जाता है। पांचवा, इस योग का एक माह का साधारण ब्याज निकाला जाता है। इस प्रकार हमें एक माह का साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। इसमें हम तीसरे का एग्जाम्पल देखते हैं। यदि यह राशि 531 रुपए हो, 531 रुपए से 535 रुपए के बीच हो, तो उसे 530 लिखना है क्योंकि 10 के गुणक के रूप में लिखते हैं। और वहीं यदि 535 से 540 के बीच हो तो उसे 540 रुपए लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जगत राम के स्टेट बैंक के बचत खाते के पासबुक में निम्न प्रविष्टियां दी गई हैं। ये पासबुक में प्रविष्टियां निम्न प्रकार दी गई हैं। सन 2007 में 8 अप्रैल को जगत राम को वेतन से मिला 7,565 रुपए। तो उसका शेष राशि हो गया बैंक अकाउंट में 7,565। फिर 14 अप्रैल को स्वयं 5,325 रुपए बाहर निकाल लिया तो शेष राशि बचा 2,240। 8 मई को पुनः वेतन से 7,565 रुपए प्राप्त हुआ तो शेष राशि हुआ बैंक में 9,805 रुपए। 15 मई को वह 6,705 रुपए निकाल लेता है स्वयं के लिए तो शेष राशि बचता है 3,100 रुपए। 4 जून के पुनः वेतन से आता है 8,125 रुपए तो उसका शेष राशि हो गया बैंक में 11,225 रुपए। 12 जून को वह 9,000 रुपए निकाल लेता है तो बचता है 2,225 रुपए। 25 जून को वह चेक से पुनः 1,500 रुपए निकाल लेता है तो बचता है 725 रुपए। तो पासबुक की इस प्रविष्टि के लिए उसका साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो ये देखते हैं हम
जून के अंत तक 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना कीजिए। तो हमें इस पासबुक का जून के अंत तक 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना करनी है, साधारण ब्याज की गणना करनी है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पासबुक में दी गई प्रविष्टियों के आधार पर हम पाते हैं माह, इसमें माह है, 10वें दिन और माह के अंतिम दिन के मध्य न्यूनतम शेष राशि जो ब्याज योग्य मूलधन है। 10वें दिन और माह के अंतिम दिन के बीच की वह न्यूनतम राशि जो ब्याज योग्य मूलधन है। और ब्याज योग्य मूलधन 10 के गुणक में, जैसे यहाँ 725 है तो 10 के गुणक में 720 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अप्रैल। अप्रैल में सबसे पहले वेतन से 7,565 हुआ, फिर बाहर निकालिए 5,325 तो बचा 2,240 रुपए। तो अप्रैल में सबसे न्यूनतम राशि क्या है? 2,240 रुपए। तो यह न्यूनतम राशि हमारे ब्याज योग्य मूलधन होगा। तो 2,240 यहाँ लिख दिए। और चूंकि ये 10 के गुणक के रूप में है पहले से ही है, तो सेम टू सेम इसमें भी 2,240 हो जाएगा। अब मई में देखते हैं। मई में वेतन से 7,565 रुपए प्राप्त हुए, तो 9,805 रुपए शेष राशि हुआ। पुनः स्वयं को 6,705 रुपए निकाल लिए, तो बचा 3,100, जो कि मई में न्यूनतम राशि है। अतः यह न्यूनतम राशि ब्याज योग्य मूलधन होगी, इसलिए 3,100 यहाँ लिख दिए मई के लिए। ये भी 10 के गुणन में है, इसलिए 3,100 यहाँ पर भी सेम टू सेम लिख देंगे। अब आ जाते हैं जून में। जून में वेतन से मिला 8,125, टोटल बन गया हमारा 11,225। फिर स्वयं को पैसा नगद उधार निकाल लिए 9,000 रुपए। बैंक में कितना बचा? 2,225 रुपए। पुनः चेक से निकाल लिए 1,500 रुपए, कितना बचा? 725 रुपए। अर्थात जून में सबसे कम जिस ब्याज योग्य राशि मूलधन कितना है? 725 लिख दिए। और क्योंकि 725 है, 10 के गुणक के रूप में नहीं है, तो इसको 10 के गुणक के रूप में करने के लिए 725 को 720 ले लेते हैं। 725 को 720 लिख दिए। इन तीनों का योग किए, योग करने पर हमको मिल रहा है 6,060.00, अर्थात एक महीने का मूलधन, एक महीने या फिर कहें 1/12 वर्ष का मूलधन बराबर 6,060। क्योंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित समय बटे 100। तो यहाँ क्या है? इसलिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 6,060। दर कितना है? 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना कीजिए, गुणित 4। समय कितना है? 1/12 ईयर्स, 1/12 साल, 1/12 पूरे का बटे 100। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0। 2020 भागित 100 यानी कि 20.20 रुपए ब्याज बनेगा। यही हमारा अभिष्ट उत्तर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से पासबुक में प्रविष्टियों को दिए गए महीनों का ब्याज निकाला जाता है। थैंक यू। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 शून्यम 0, 100 दूनी 200, 100 शून्यम 0। ठीक।